आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1858 और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और आज हम इसको ओ लेवल्स परस्पेक्टिव से देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, किस तरह से एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से हम वो वाले पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं विच विल गेट अस द हाईएस्ट मार्क्स और अ बेटर ग्रेड ओवरऑल। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉजेज से। कॉजेज पे जब आप आते हैं, सबसे पहले आप इवेंट को एक स्टोरी की फॉर्म के अंदर याद रखेंगे। अब हम हर 14 मार्क को अगर डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, यानी विच इज एन इवेंट बेस्ड क्वेश्चन लाइक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइक डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो उसको हम अगर रीजंस के ऊपर है तो वो जाहिर सी बात है कि हम पर्टिकुलरली रीजंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर दोनों एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन पार्टीशन ऑफ बंगाल इट्स द कॉजेज ऑफ रिवर्सल वर मोर इम्पोर्टेंट और द रीजन फॉर द पार्टीशन वर मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको उस पर एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करना पड़ता है। यहाँ पे कॉजेज की जब बात हो रही है तो हम कॉजेज के ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल कॉजेज क्या थी बिहाइंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस इन 1852। अच्छा, अब आपके सामने कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मेरे थ्रू ही पता लगेगी। बेटर है कि आप कुछ साथ साथ नोट्स लेते जाएं ताकि आपको एट द एंड हेल्प हो जाए और आपको पता हो कौन कौन सा मटेरियल आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल, ये जो पार्ट है ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी जिस तरह से ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा था इन द सब कॉन्टिनेंट, इनका कंट्रोल एक्सटेंड हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ बैटल्स लाइक बैटल ऑफ प्लासी in 1757, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। इसमें क्या हो रहा था, रॉबर्ट क्लाइव की स्किल्स की वजह से कंट्रोल एक्सटेंड हो रहा था और ब्रिटिश वर एबल टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन द इंक्रीजिंग पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इसी तरह फर्दर जो इवेंट्स थे फिर उसके बाद से जो हमारे पास फॉलो हुए, पिट्स इंडिया एक्ट और इन्वेजन ऑफ मैसूर, फिर एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इन 1843, एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन 1846। तो इन जो इवेंट्स की वजह से, इन सिग्निफिकेंट इवेंट्स की वजह से ब्रिटिश वाज एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया और पर्टिकुलरली पिट्स इंडिया एक्ट के बाद से ब्रिटिश वर एबल टू फॉर्म देयर पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन इन इंडिया और उसके बाद से उनका कंट्रोल फर्दर एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप जब पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो आप पॉलिटिकल कंट्रोल में एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल की बात करेंगे। लाइक they established their bases in India, their strategic posts in India, and were able to take control of major cities, major provinces of India, Bengal, Bihar, Orissa, Madras और जो फर्दर cities थी हमारे पास उनके ऊपर कंट्रोल इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कि आपके ये सामने नोट्स में ही अवेलेबल है कि हम इसके ऊपर 4 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो आंसर भी आपके सामने यही आपके 4 पॉइंट्स होंगे इसके अंदर और यही कंप्लीट आंसर अगर आप याद कर लें तो इट इज़ मच बेटर, क्योंकि आपको एक कंप्लीट यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है और आपके मार्क्स इसमें फुल आ सकते हैं। तो क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इसको देख लेते हैं। इन 1852 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स टू फर्दर एक्सटेंड ब्रिटिश कंट्रोल। अब देखें यहाँ पे एक करेक्टर आ गया हमारे पास, लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वाज, जाहिर सी बात है, ही वाज ब्रिटिश ऑफिशियल। तो इसने एक डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाई, एक ऐसा रूल इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से ब्रिटिश का कंट्रोल एक्सटेंड हो सकता था। और क्या था इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। व्हेन अ रूलर डाइड विदाउट एनी नेचुरल हेयर द ब्रिटिश वुड कैप्चर हिज लैंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सक्यूज ये बिल्ड किया गया, इफ अ रूलर dies without having any legal heir, any children, then his land will be under the control of British government. Under this policy, many important areas like Satara, Nagpur and Jhansi came under British control. अब ये major areas थे, major cities थी जो British के control के अंदर चली गई। This act proved to be so unpopular among Indians and caused much resentment. अब इसकी वजह से Indians were highly dissatisfied. Indians के अंदर एक अनरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुई और इन एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली अनरेस्ट होना स्टार्ट हो गई। फिर इन 1856 नवाब ऑफ ओथ डाइड। अब हम देखते हैं कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की वजह से हाउ ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल। तो एक एग्जांपल हमारे सामने है, नवाब ऑफ ओथ डाइड इन 1856, ही हैड लीगल हियर्स बट डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द नवाब गवर्नड हिज पीपल बैडली एंड टुक हिज लैंड्स। अच्छा, अब ऊपर बात क्या हो रही थी कि इफ अ रूलर डाइज विदाउट एनी लीगल हियर देन हिज लैंड विल फेल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, यानी ब्रिटिश की तरफ से फर्दर एक्सक्यूजेस बिल्ड किए जा रहे हैं कि अब नवाब ऑफ ओथ डाइड, ही हैड लीगल हेयर्स बट हिज लैंड फेल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। क्यों?
उन्होंने एक एक्सक्यूज ये बिल्ड किया कि नवाब हैज गवर्नड हिज पीपल बैडली, उसने रूल अच्छा नहीं किया, तो हमारे पास क्या गारंटी है कि फर्दर फ्यूचर के अंदर ओथ को अच्छा रूल किया जाएगा, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ ओथ। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से भी हम, अच्छा याद रखें, हम अभी पढ़ के रहे हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम जो भी रीजन बता रहे हैं वी हैव टू लिंक इट विद द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हैव टू लिंक इट विद द अनरेस्ट, विद डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिया एंड विद द अपराइजिंग, और हमें सारे रीजंस को रिलेट करते जाना साथ साथ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से देखें जिस एरिया के अंदर ऐसा हो रहा है कि एक एक्सक्यूज के ऊपर उनका जो लैंड है उसके ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल आ रहा है, ब्रिटिश रूल आ रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ के लोग तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ये एक वन ऑफ द रीजन ये भी था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो एक एक्सक्यूज था ब्रिटिश की तरफ से। आगे चलते हैं, सीजर ऑफ ओथ इन 1856, ये हम देख रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है वही वाला पॉइंट है। और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज, अब आप पॉलिटिकल कॉज के अंदर एक और फर्दर पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी सिविल सर्विसेज के अंदर। सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, इसके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम इस चैप्टर के लिए सिर्फ ये याद रखते हैं। सिविल सर्विसेज में जिस तरह से लाइक आपका CSS होता है इन पाकिस्तान, सिविल सुपीरियर सर्विसेज, उसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एक गवर्नमेंट पोस्ट मिलती है ऑफ 17th ग्रेड। तो उस टाइम पे भी सिविल सर्विसेज बेसिकली ब्रिटिश का ही आइडिया था, दे इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज इन इंडिया, लेकिन देयर वर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज। रूल किसको करना है, इंडिया को करना है, अफेयर्स किसके चलाने हैं, इंडिया के चलाने हैं, लेकिन वहां पे इंडियंस को ही इसके अंदर पार्ट नहीं दिया जा रहा, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर टेकिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स एंड दे वर गवर्निंग इंडिया एंड दे वर हैविंग मेजर पोजीशंस एंड पोस्ट इन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी अब जाहिर है इससे तो इंडियन सेटिस्फाइड नहीं होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, विच लेड टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंग्लिश had replaced Persian as official language in 1834, ये भी एक political reason ही था, because इसके पीछे भी जाहिर है किसी रिफॉर्म के पार्ट के साथ ही इसको लैंग्वेज को रिप्लेस करना था। तो जब इंग्लिश को, पर्शियन को रिप्लेस किया गया इंग्लिश के साथ एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1834, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं सर सैयद अहमद खान में, व्हेन कांग्रेस डिमांडेड Hindi to be made the official language of India, then Sir Syed Ahmad Khan introduced his two-nation theory and his scientific society played an important role के उर्दू के साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह जब पर्शियन को रिप्लेस किया जा रहा था एंड इट बिलोंग टू इंडिया, इट बिलोंग टू इंडियंस, देयर वर मेनी पर्शियन स्पीकिंग इंडियंस, लेकिन फिर भी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है, और दिस न्यू लाइफस्टाइल, दिस न्यू लैंग्वेज वाज अनएक्सेप्टेबल टू इंडियंस। और फिर हम इसको फर्दर कैसे लिंक करेंगे, इस वजह से इंडियंस वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ तक सबको क्लियर है? और अब यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और आपको उसका आंसर उसके साथ साथ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक इश्यूज क्या थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसकी वजह से इंडियन रिवॉल्ट हुआ, जो ब्रिटिश उसको इंडियन रिवॉल्ट का नाम देते हैं। तो हम देख लेते हैं। हाई टैक्सेशन वाज इम्पोज्ड ऑन लोकल्स यानी इंडियंस, इनके ऊपर हाईएस्ट टैक्सेशन थी। जो स्मॉल पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके ऊपर हाईयर टैक्सेस थे ऑन देयर एग्रीकल्चरल लैंड्स, ऑन देयर कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो इसकी वजह से भी इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर हमारे पास आता है पीजेंट्स एंड लैंड ओनर्स हेटेड टैक्सेस। जाहिर है किसी को भी टैक्स पसंद नहीं आएंगे, हाईयर टैक्सेस होंगे तो किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, और गवर्नमेंट के साथ एक इशू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। टैक्स कलेक्टर्स वर करप्ट एंड मिसयूजिंग पब्लिक फंड। बेसिकली द टैक्स कलेक्टर्स बिलोंग टू ब्रिटिश। किस तरह से? क्योंकि जाहिर है गवर्निंग जो बॉडी है वो ब्रिटिश है, जो ऑफिशियल्स होंगे, मेजर गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही होंगे। तो इसका मतलब कि वो अगर करप्ट हैं और पब्लिक फंड्स को मिसयूज कर रहे हैं, तो टैक्सेस तो पे करने वाले इंडियंस हैं और हाईयर टैक्सेस पे करने वाले इंडियंस हैं, लेकिन उनके फंड्स को उन्हीं के डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनकी हेल्थ, उनके पब्लिक वेलफेयर के ऊपर यूज नहीं किया जा रहा था, एंड दिस क्रिएटेड रिजेंटमेंट अमंग इंडियंस। और फिर हम लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं इकोनॉमिक का। सैलरीज ऑफ सिपॉइज वर केप्ट लो। इसको आप मिलिट्री इश्यूज के अंदर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन because it is more relevant to economic condition, that is why we are writing it here कि salaries of the sepoys were kept low। और basically Indians जो थे वो कोई ग्रेटर पोजीशंस के ऊपर नहीं थे, वो किसी हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर नहीं थे, आर्मी के अंदर कमांडिंग लेवल पे नहीं थे, बट दे वर ऑन द ट्रूप लेवल, ऑन द सिपॉइज लेवल यानी सिपाही लेवल के ऊपर थे, और उनकी सैलरीज भी लो थी और उनको काम ज्यादा करना पड़ता था। इसको हम फर्दर मिलिट्री इशू के अंदर देखते हैं कि किस तरह से मिलिट्री के अंदर डिससेटिस्फेक्शन हुई। तो ये
अब देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो आपके कॉजेज हैं आपके सामने, आपकी स्लाइड्स के सामने, अगर मैं दोबारा पीछे चलूँ तो आप कीप इन माइंड ईच हेडिंग एंड इट्स पॉइंट्स आर योर पैराग्राफ। ये आपकी एक हेडिंग, आपका एक पैराग्राफ है, इसके नीचे जो फर्दर सब कैटेगरीज हैं, सब पॉइंट्स हैं, ये आपके पैराग्राफ का कंटेंट है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर 14 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सबसे पहले पॉलिटिकल रीजन डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे, तो आप ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे एंड योर पैराग्राफ इज फिनिश्ड। और फिर आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के ऊपर इवन फर्दर पैराग्राफ भी बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। फिर आप नेक्स्ट मूव करेंगे इकोनॉमिक रीजन के ऊपर, आप ये वाला कंटेंट इंक्लूड करेंगे। देन यू विल मूव टू द रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज। वो क्या थे, क्या इश्यूज थे, वो भी देख लेते हैं। ब्रिटिश कंसीडर्स देमसेल्फ सुपीरियर एंड इंडियंस वर ट्रीटेड एज इंफीरियर रेस, यानी ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे, अपर क्लास समझते थे, एंड इंडियंस को वो लोअर क्लास और यानी थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट कर रहे थे, एज एन इंफीरियर रेस ट्रीट कर रहे थे, कोई हाई स्टेटस नहीं समझ रहे थे उनका। तो ये एक मेजर कल्चरल और सोशल डिस्पैरिटी थी अमंग इंडियंस, और ये डिफरेंसेस जो थे, गैप्स जो थे, ये फिर फर्दर वॉर के कॉज बने और इसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई। न्यू वेज ऑफ लाइफस्टाइल वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश सच एज रोड्स, रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली these were the development projects, development programs for British के infrastructure development थी, welfare था public, लेकिन yes, it proved to be beneficial for the Indians, it proved to be beneficial for India and the overall condition of India, but हर एक ग्रुप को, हर एक सेगमेंट को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। they were reluctant to accept the new ideas of British, और वो जिस तरह से अपने इंडिया के अंदर पहले रह रहे थे ब्रिटिश से, they wanted to live उसी तरह। और फिर उसके बाद से जब ये न्यू लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ तो फिर many scholars, many leaders rejected and opposed their ideas, और फिर उन्होंने इसकी वजह से फर्दर डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हुई। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को लिखने का मकसद ये नहीं है कि ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ही गलत थे, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही गलत थे, बल्कि yes, it was one of the reasons behind the war of independence, behind the dissatisfaction of India, that is why we are writing it here, कि इसकी वजह से भी इसने भी मेजर कंट्रीब्यूट किया मेजरली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर, और ये इट वाज वन ऑफ द रीजन। हाँ, बहुत बड़ी रीजन नहीं थी, लेकिन यस, हम रिलीजियस और सोशल के अंदर इसको अपने पॉइंट कंप्लीट करने के लिए लिख रहे हैं, और इट इज अ वैलिड रीजन। को-एजुकेशन was introduced in schools and colleges which was unacceptable to many Indians। अच्छा, यहाँ पे अब हमने देखना है कि इंडिया के अंदर बेसिकली उस टाइम पे कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं थी। इंडियंस वर नॉट फेमिलियर टू द वेस्टर्न एजुकेशन, दे वर नॉट फेमिलियर टू द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। अब जैसे ही उनको को एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई, एक नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया इन इंडिया, तो फिर मैनी रिलीजियस स्कॉलर्स, मैनी इवन फैमिलीज एंड मैनी people, many common Indians, locals were dissatisfied, greatly dissatisfied, because co-education अगर Muslims belief से देखा जाए तो Muslim scholar immediately rejected this idea, और Hinduism में देखा जाए तो उनके भी scholars ने, उनके जो भी leaders होंगे उस टाइम पे, they rejected the idea कि co-education is not acceptable to Indians, it is against our cultural and social norms, और इसको हम colleges के अंदर introduce नहीं होने देंगे। But British enforced this new system on Indians, और फिर children को उसके अंदर ही पढ़ना पड़ा जो एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज एंटर्ड इंडिया एंड स्टार्टेड प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड आर्मी। क्रिश्चियन मिशनरीज कौन है? बेसिकली उर्दू में हम एक वर्ड यूज करते हैं तबलीगी जमात का। तबलीग करने वाले कौन होते हैं? प्रीचर्स होते हैं, जो मैसेज कन्वे करते हैं, लोगों को रिलीजन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट क्यों हैं कि इंडियंस वर बेसिकली हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड सिक्स, तो इसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उसका नंबर बहुत कम था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज को एंटर करवाया जा रहा है इन द स्कूल्स एंड इन द आर्मी, ताकि वो बच्चों को, ट्रूप्स को, सोल्जर्स को क्रिश्चियनिटी पढ़ाएं और कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें। इवन फोर्सिबल कन्वर्जन भी होना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से इंडियंस वर डिससेटिस्फाइड। और फिर देखते हैं, इस्लाम, सिखिज्म एंड हिंदुइज्म वर अंडर थ्रेट इन ब्रिटिश रूल। अब देखिए, आपने ऐसे वर्ड्स लाजमी यूज करने अपने आंसर के अंदर। हम अभी दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हम अभी मेजर फोकस कर रहे हैं 14 मार्क क्वेश्चन की तरफ। ये जो आपके सामने सारा कंटेंट है, पैराग्राफ है, ये 14 मार्क क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने माइंड में रखना है, आप लाजमी ऐसे वर्ड यूज करेंगे, ऐसे सेंटेंस यूज करेंगे जिससे आपकी रेलेवेंसी बिल्ड हो जाए क्वेश्चन के साथ। अब देखिए, हम यहाँ पे लास्ट में हमने ऊपर सारी बात की, एंड पे हमने लिख दिया इस्लाम, सिखिज्म एंड हिंदुइज्म वर अंडर थ्रेट इन ब्रिटिश रूल, कि इन सब चीज़ों की वजह से जो रिलीजन्स थे दे वर अंडर द थ्रेट
और फिर जाहिर सी बात है क्या होना था, फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।